हेलो दोस्तों, व्याकरण की सीरीज नंबर 2 में आज हम शब्द विचार पढ़ेंगे। इससे पहले हम वर्णमाला विचार पढ़ चुके हैं। वर्णमाला विचार की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। शब्द विचार की परिभाषा क्या है? तो शब्द विचार की परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूहों को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। अर्थात दो या दो से अधिक वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड। जैसे हम एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कमल है, कमल ये है ग्रुप ऑफ वर्ड। दो या दो से अधिक वर्ड, वर्ड मतलब अक्षर। अक्षर क्या है? ये एक अक्षर है का, ये वर्ड है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड, ये पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड हो गए। 1 2 3 3 हो गए तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। तो इसलिए दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूहों को शब्द कहते हैं। ये दो से अधिक है, दो से अधिक होना चाहिए, या दो होगा तब भी चलेगा, वो ग्रुप बन जाएगा, तो उसको हम वर्ड बोल देंगे। जैसे कम, काम, ये भी वर्ड है। तो कमल, और कैसा होना चाहिए? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अर्थ, उसका अर्थ होना चाहिए कोई ना कोई, तो इसका अर्थ भी है। कमल मतलब पुष्प। इसी को हम उल्टा कर दें, लमक। लमक मतलब क्या होता है? कोई अर्थ ही नहीं है, तो इसलिए इसको हम शब्द नहीं मानेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे कलम लिखेंगे तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। ये इसको शब्द के कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसकी परिभाषा को। आप खुद से बना करके लिख सकते हैं कि शब्द की परिभाषा क्या होती है। आगे हम देखेंगे। आगे देखेंगे, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आगे है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण और ध्वनि, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण कौन कौन से हो गए? जो अभी हमने देखा, कमल, इस शब्द में एक एक करके वर्ण हो गए। और ध्वनियों के सार्थक मेल को, सार्थक का मतलब क्या है? कुछ आपने बोला, आम बोला, वो सार्थक ध्वनि है, उसमें कोई न कोई अर्थ है। आम मतलब फल, आम। और म आ मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, तो ये सार्थक ध्वनि नहीं है। वर्ण, सार्थक वर्ण, अभी मैंने बताया कमल। तो सार्थक वर्णों को और सार्थक ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, शब्द और पद। शब्द और पद, यहाँ शब्द और पद का अंतर समझ लेना चाहिए। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। ध्वनियों के मेल से क्या बनता है? शब्द। प प्लस आ प्लस ना प्लस ई बराबर पानी। तो ये एक एक करके वर्ड हो गए, यानी कि अक्षर हो गए। तो अक्षरों के मिलने से क्या बना? शब्द। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह पद कहलाता है। ये एक दो तीन चार ऐसे अलग अलग हैं, तो ये अक्षर हैं। और एक इनको जोड़ने के बाद में पानी बन गया, तो ये शब्द हो गया। और यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बन के आए तो वह पद कहलाता है। अब जैसे ये पूरा मानो वाक्य है, वाक्य में क्या आ गया? बनकर, ये शब्द आ गया, यह शब्द आ गया, शब्द। अब शब्द ये पद बन गया, क्यों? क्योंकि ये वाक्य में है, इसलिए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। आगे जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार हम। पुस्तक लाओ, इस वाक्य में दो पद हैं, एक नाम पद,
ना नामपद पुस्तक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, पा होना चाहिए, जा हो गया है। नामपद पुस्तक है और दूसरा क्रियापद लाओ है। तो मैंने ये तो पहले बता दिया है आप लोगों को कि यदि कोई शब्द है, जैसे पुस्तक ही शब्द है, पुस्तक, ये शब्द अलग कर दें इससे वाक्य से तो ये शब्द रहेगा, और यदि वाक्य के साथ में लिख दें पुस्तक को तो पद बन जाएगा। बस कोई अंतर नहीं है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। यही है कि वाक्य में यदि कोई शब्द लिखा होगा तो पद बन जाएगा, अलग से लिखा होगा तो वो पद वर्ड ही रहेगा, यानी शब्द ही रहेगा। आगे देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने हैं? अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद हैं। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के बहुत सारे भेद हैं। इनका वर्णन निम्न प्रकार है। जैसे अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन कौन से हैं? सार्थक शब्द कौन कौन से हैं? जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमने पहले अभी देखा था, क्या देखा था? कमल देखा था। कमल देखा था ना अपन। तो इसमें क्या है? ये सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द है। और यदि हम इसको लमक लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? अर्थ की दृष्टि से जो शब्द है वो दो प्रकार का होता है, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। सार्थक कौन सा है? कमल है, कमल सार्थक है। और लमक निरर्थक है, क्योंकि कमल पुष्प का नाम है कमल, और लमक किसी का नाम नहीं है, कोई अर्थ नहीं दे रहा, इसलिए निरर्थक है। तो पहला जो भेद है अर्थ की दृष्टि से वो समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने दे दिया, सार्थक शब्द में कमल है, खटमल है, रोटी है, सेब है आदि, ये सभी उन्होंने एग्जाम्पल में दे दिया। निरर्थक शब्द जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लमक मैंने बताया ना, लमक, उसमें कोई शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए वो निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द में जैसे राठी, विठा, चीन, वाना, वोती आदि, इनके कोई अर्थ नहीं निकल रहे, कोई अर्थ। राठी, ठीरा ऐसे भी कर सकते तब भी अर्थ नहीं निकल रहा, राठी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। विठा, ठावी दोनों प्रकार से कर देंगे उल्टा सीधा तब भी नहीं अर्थ निकल रहा। चीन इसका भी कोई अर्थ नहीं। वाना इसका भी अर्थ नहीं, और वोती इसका भी कोई अर्थ नहीं, इसलिए ये क्या है? निरर्थक शब्द है। आगे प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। अभी हमने देखा अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, अब है प्रयोग की दृष्टि से अर्थ भेद। तो प्रयोग की दृष्टि से भी दो प्रकार के ही शब्द भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? कौन है? एक बार देखते हैं। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में, लिंग में और वचन में कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, विकार यानी परिवर्तन। विकार मतलब परिवर्तन। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, तब समझ में आएगा आप लोगों को। लिंग, लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है।
लिंग की दृष्टि से देख रहे हैं हम विकारी शब्द। लिंग की दृष्टि से लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, दोनों में परिवर्तन आया ना, तो ये विकारी शब्द है, परिवर्तन। लिंग की दृष्टि से लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, उसमें इकार लग गया, इसमें आकार लग गया, तो परिवर्तन हो गया लिंग की दृष्टि से। अब वचन की दृष्टि से लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। एक वचन में लड़का पढ़ता है, बहुवचन में लड़के पढ़ते हैं, तो अब ये वचन की दृष्टि से विकारी शब्द हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकार लगा है, वहाँ पर एकार लगा है, बहुवचन में लगा है, इसलिए। कारक की दृष्टि से लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो। यहाँ पे लड़का पढ़ता है और लड़के को पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो, तो ये कारक की दृष्टि से क्या हो गया? विकारी शब्द हो गया। अब हमारा सेकेंड है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को देखेंगे। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अभी हम अविकारी शब्द नहीं देखेंगे, विकारी शब्द को देखेंगे। जो विकारी शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, विकारी तो हमने देखा कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं, किस किस में होते हैं, यानी विकारी मतलब परिवर्तन। जैसे लिंग में परिवर्तन, लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। वचन में परिवर्तन, लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। कारक में परिवर्तन, लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो। तो ऐसे परिवर्तन विकारी शब्द देखा। विकारी शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं विकारी शब्द के? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 किसके भेद हैं? विकारी शब्द के भेद हैं। अब अविकारी शब्द आ गया। इनको याद रखना है आप कि विकारी शब्द के भेद कौन कौन से हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 क्या हैं? विकारी शब्द के भेद हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब कौन से हैं वो शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता? तो एग्जाम्पल में नीचे दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक आदि, ये शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। आगे अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं 4 प्रकार के अविकारी शब्द? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, 2 हो गए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कौन कौन से हैं? समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। हमने 2 प्रकार के शब्द पढ़ लिए। अर्थ की दृष्टि से 2 प्रकार के हमने पढ़ लिए, प्रयोग की दृष्टि से 2 प्रकार के पढ़ लिए। अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द 2 प्रकार के पढ़े। प्रयोग की दृष्टि से हमने कौन से पढ़े? 2 प्रकार के कौन से पढ़े प्रयोग की दृष्टि से? हमने अभी विकारी शब्द और अविकारी शब्द पढ़े। अब तीसरा है हमारा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। पहले हमने 2 प्रकार के पढ़े, अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से। अब तीसरा है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। तत्सम शब्द, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द को देखते हैं। तत्सम शब्द तत् उसके प्लस समय समान, उसके समान। तत्सम मतलब तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, समय। तत् मतलब सम मतलब समय यानी समान, तो उसके समान यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव मूल रूप में के लिए गए हैं, बदलाव के लिए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो हिंदी में शब्द हैं, हिंदी भाषा में
जो संस्कृत भाषा में है वो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो बिना किसी बदलाव के ले लिए गए हैं उन शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो समान शब्द हैं, संस्कृत में भी है जैसे कि तैसे और इधर भी हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, समझ में तभी आएगा जब एग्जाम्पल हम देते रहेंगे। कवि, माता, विद्या, नदी, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि, ये सब सभी क्या हैं? तत्सम शब्द हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। और तत्सम हिंदी में तत्सम कौन से? आम्र, आम, ये है। आगे उष्ट्र, ऊंट, गोयल, गोमय, गोबर, हरिद्रा, हल्दी, ये भी तत्सम के ही क्या है? एग्जाम्पल है। इनको भी तत्सम में ही समझें। आगे तद्भव, अब आ गया तद्भव। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं। पहले हमने तत्सम में क्या पढ़ा? समान शब्द जो संस्कृत में है वो ही हिंदी में आ गया। अब तद्भव में क्या है? संस्कृत से बिगड़ करके बदल करके वो हिंदी में मिल गया, उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। तद उससे भव होना, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में आ गए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दुग्ध संस्कृत है, दूध हिंदी है, थोड़ा सा बदला है, गा हट गया है और उकार की दीर्घ उकार की मात्रा लग गई है। तो दुग्ध दूध, हस्त हाथ, कर्पूर कपूर, अग्नि आग, अश्रु आंसू। आगे अब है तद्भव के प्रकार। किसके प्रकार? तद्भव के प्रकार। तद्भव दो प्रकार का होता है, संस्कृत से आने वाले शब्द और सीधे प्राकृत से आने वाले शब्द। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। आगे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव हैं जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव हैं जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी में जो संस्कृत से भी बिगड़ के आए हैं, वो तद्भव हैं, और प्राकृत से भी आए हुए हैं हिंदी में। तो बहुत सारी भाषाओं से बिगड़ करके हिंदी में आ गए हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे अग्नि, अग्गी, आग। अग्नि, अग्नि किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का है। अग्नि प्राकृत अग्गी और हिंदी आग। वत्स संस्कृत, वच्छ प्राकृत, बच्चा हिंदी, बाच्छा ये कौन सी भाषा है? प्राकृत। नव संस्कृत, नमः, नमः और नया, नमः प्राकृत और नया हिंदी। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका तद्भव के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत से आने वाले और सीधे प्राकृत से आने वाले। अब है देशज शब्द। देश प्लस जो, अर्थात देश में जन्मा जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारे गाँवों में बिगड़ी हुई हिंदी को बोलते हैं ना बहुत सारे, तो वहाँ से शब्दों को लेने के बाद में हिंदी में मिला लिया उन शब्दों को, तो वो देशज शब्द हो गए, अपने देश के हैं। वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार से बोला जाता है, उन शब्दों को ला करके हिंदी में मिला ले तो देशज शब्द हो गए। चिड़िया, कटरा, कटोरा, ये उदाहरण हैं। चिड़िया, कटरा, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डिबिया, तेंदुआ, अट्टा, अंटा, ठेठ, ठुमरी, खखरा, चषक,
फुनगी, ढोंगा आदि। ये सभी उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? विदेशज शब्द, देशज शब्द के, विदेशज नहीं देशज। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। पता नहीं चलता, ये जो देशज शब्द हैं, ये शब्द की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश की बोलचाल से शब्द लिए हुए होते हैं। हेमचंद्र ने उन शब्दों को देशी कहा है। किसने? हेमचंद्र ने उन शब्दों को देशी कहा है क्योंकि देश से लिए गए हैं। जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई, विदेशी विद्वान जॉन बीन्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है। किसने माना है? जॉन बीन्स ने माना है। क्या माना है? अनार्य स्रोत माना है मुख्य रूप से। किसको? शब्दों को, देशज शब्दों को। अब है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो विदेश से, अदर कंट्रियों से जो शब्द हमारे हिंदी में बोलचाल में आ गए हैं, हम बोलते हैं। जैसे इंग्लिश हमारी थोड़ी ना है, विदेशी है, अंग्रेजों की देन है। इंग्लिश बड़ा डेंजर लग रहा है आज तो, ऐसे बोलते हैं ना, वाओ वेरी सो नाइस, ऐसे बोल देते हैं ना बीच बीच में। तो इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बोल देते हैं। और भी फारसी है, और वो अदर फ्रांच है, जर्मनी है, और चाइनीज है। बहुत सारी लैंग्वेज है विदेश की जो वो हिंदी में आकर के प्रयोग होने लगी, उसको विदेशी शब्द कहते हैं। सिंपल सी बात है। और इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, पेंशन, पेंसिल, टेंशन, कार, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन, टिकट, टेबल इत्यादि। ये सभी क्या हैं? विदेशी शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं। अब फारसी शब्द कौन कौन से हैं? आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, नमक, दुकान, हफ्ता, जवान, दरोगा, आवारा, काश, बहादुर, मुफ्त, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शादी, अनार, चश्मा, विरह इत्यादि। ये फारसी शब्द हैं। कौन से शब्द हैं ये? फारसी शब्द हैं। अब अरबी शब्द हैं। अरबी शब्द कौन कौन से हैं? असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, औरत, जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, इज्जत। ये क्या हैं? ये क्या हैं? ये अरबी शब्द हैं। अरबी शब्द और भी हैं, जैसे इलाज, वकील, किताब, कालीन, मालिक, गरीब, मदद इत्यादि। आगे हैं तुर्की से लिए गए शब्द। तुर्की, तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद इत्यादि। ये तुर्की से लिए गए शब्द हैं। चीन से चाय, पटाखा इत्यादि। इनका चाय और पटाखा ही है, बस दो ही हैं इनके। और ये पटाखा ही बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, जो कि मना किया जाता है इंडिया में। ये लोग पटाखे के नाम पर पता नहीं क्या क्या उसमें ऐसे केमिकल्स इत्यादि बहुत कुछ डेंजरस चीज़ें उसमें मिला करके भेजते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण और बहुत ज़्यादा दिक्कतें फैल जाती हैं। इसलिए इंडिया में बहुत जगह बैन कर दिया गया है, इसको मना करते हैं, फिर भी कहाँ मानते हैं लोग। आगे पुर्तगाली से कौन कौन से शब्द हैं? पुर्तगाली से कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया इत्यादि। ये पुर्तगाली से हैं। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण। रचना अथवा बनावट
के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना या बनावट किसको कहते हैं? शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है और शब्द के खंड को शब्दांश कहते हैं। शब्दांश किसे कहते हैं और रचना किसे कहते हैं? तो रचना उसे कहते हैं कि जो शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को रचना कहते हैं। वर्णों से बनाओ मिला करके, चाहे शब्दों से बनाओ मिला करके। जैसे कमल, मैंने बताया, एक ही उदाहरण बता रहा हूँ ना मैं। जैसे कमल है, कमल, इन 3 वर्णों के मिलाने से क्या बना? शब्द बना, तो इसको रचना बोलेंगे। रचना किया गया अलग अलग वर्णों से। अब शब्दांश, कमल से एक एक शब्द को अलग कर दो तो वो एक एक कमल, ये अलग अलग तीनों एक शब्दांश हो जाएंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको शब्दांश बोलेंगे, अलग अलग कर देंगे तो। आगे, जैसे राम में शब्द के 2 खंड हैं, रा और माँ। इन अलग अलग शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इनका दोनों का कोई अर्थ नहीं है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं। इनके विपरीत कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। विद्यालय, विद्यालय, इस शब्द के 2 अर्थ हैं, विद्या और आलय। दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। विद्या मतलब शिक्षा, आलय मतलब गृह। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कौन कौन से? याद करो। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। 3 प्रकार के व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं? जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर यह शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे अभी राम देखा हमने, राम, इसका रा और माँ अलग करने से ये अर्थहीन हो जाते हैं। इसलिए ये रूढ़ शब्द, क्या बोला यहाँ पर? जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। तो ये रूढ़ शब्द हैं, इनका अर्थ सार्थक नहीं है, ये रूढ़ शब्द हैं। और विद्यालय हमने देखा था, तो विद्यालय को अलग करने से विद्या प्लस आलय, विद्या मतलब शिक्षा, आलय मतलब घर, तो वो रूढ़ शब्द नहीं है, राम रूढ़ शब्द है। ठीक है। एग्जाम्पल, नाक शब्द का खंड करने पर ना और का दोनों का कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह कान शब्द का खंड करने पर का और नाक दोनों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये क्या है? रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक यानी योग से बनने वाले वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। इसमें भी विद्यालय का उदाहरण हम ले सकते हैं। विद्यालय यौगिक शब्द है। ठीक है। आग बबूला, आग बबूला होना, आग का अलग अर्थ है, बबूला का अलग अर्थ है, ये भी यौगिक शब्द है। पीलापन, पीला होना, पीला अलग, इसका भी अर्थ है रंग है, पन होना। दूध वाला, वाला मतलब कोई आदमी और दूध मतलब मिल्क, तो इसका भी अर्थ है। घुड़सवार, घुड़सवार, इसका भी दोनों का अर्थ है सवार और घुड़। डाक और घर,
विद्या और आलय, इन सभी का अलग अलग अर्थ है, इसलिए ये भी क्या है, यौगिक शब्द है। यहाँ प्रत्येक शब्द के दो खंड हैं और दोनों खंड सार्थक हैं। यहाँ प्रत्येक शब्द के दो खंड हैं और दोनों सार्थक हैं। दो खंड कौन कौन से, आप डिस्टर्ब मत हो जाना, एक खंड ये है, एक खंड ये है और दोनों सार्थक हैं, इसलिए ये यौगिक शब्द है। ठीक है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, योग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करें, योग रूढ़ कहलाते। साधारण अर्थ ना देने वाले विशेष अर्थ को दें, ऐसे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे योग प्लस रूढ़ यानी योग से बने परंपरा हो गए शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब यह कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ बताने लगे तब वे योग रूढ़ कहलाते हैं। अपने अर्थ को छोड़ करके सामान्य कोई अदर, सामान्य नहीं कोई अलग शब्द बताने, कोई अलग अर्थ बताने लग जाए उसको योग रूढ़ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लंबोदर पंकज, पंकज मतलब कमल, लंबोदर मतलब गणेश, तो ये अलग अलग अर्थ बता रहे हैं ना, तो इसलिए ये क्या है, योग रूढ़ है। दशानन, दशानन मतलब इसका भी अलग ही अर्थ है। दशानन मतलब रावण जिसके 10 सिर हैं, तो ये भी अलग बता रहा है। जलज, जलज ये भी अलग बता रहा है। तो ये सभी क्या है, योग रूढ़ है। लंबोदर क्या है, लंबोदर लंब प्लस उदर बड़े पेट वाला यानी गणेश जी। दशानन 10 प्लस आनन 10 मुखों वाला यानी रावण। पंक प्लस जा अर्थ है कीचड़ से या में उत्पन्न, पर इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा, अतः पंकज योग रूढ़ है क्योंकि कमल ही कीचड़ में उगता है। ठीक है। आगे ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राणी, शक्ति, वस्तु या स्थान के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। बहुब्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ये जो शब्द मैंने बताए योग रूढ़, ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे दशानन बोला, ये भी बहुब्रीहि के अंतर्गत आएगा। और जैसे हमने बोलेंगे ना कि पीताम्बरः, पीताम्बर, पीताम्बर यानी विष्णु जी, पीताम्बर पीले हैं, अंबर यानी वस्त्र जिसके, वो है पीताम्बर यानी विष्णु जी। ठीक है। तो ये हमारा शब्द विचार पूरा हो गया। हम क्षमा चाहेंगे कि बहुत लंबी स्लाइड होने के कारण और विषय भी अच्छा है इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, लॉन्ग वीडियो हो गई। आगे से ध्यान देंगे हम, तो इसको पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए अच्छे से। मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।